हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। फुल चैप्टर लेंगे हम सिंगल वीडियो में, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अब हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उसकी डिटेल के साथ उसको फुल्ली कवर करके चलेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के लिए। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि वातावरण है क्या। वातावरण अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है। एनवायरनमेंट कहते किसको है? सराउंडिंग स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास का वो एरिया जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रख पाता है, सभी सुटेबल कंडीशन उसको मिल पाती हैं, उसको हम वातावरण कहते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ एन एरिया। बहुत छोटी डेफिनेशन है। किसी एरिया की एक वो यूनिट जिसमें दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। हालांकि ये अलग से टॉपिक भी है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब, या आप इसको एबायोटिक भी कह सकते हैं, मतलब ए जो यहां पर डिनोट कर रहा है वो एब्सेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इकोसिस्टम। या आप ये भी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को लेकर कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इकोसिस्टम के दो टाइप्स बताइए, और आपने बहुत धड़ल्ले से लिखा कि भाई बायोटिक और अबायोटिक, लेकिन वो आंसर गलत है। तो अबायोटिक और बायोटिक क्या है? कंपोनेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम के टाइप्स नहीं है, इस बात को आप नोट कर लेना, यह ध्यान रखना। क्लियर? तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होती है किसी एरिया की जिसमें आपको बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार की चीजें मिलती हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर पॉट, कोई गमला। गमले सबके घर में होते ही हैं। अब गमला भाई इकोसिस्टम का एग्जांपल कैसे हो जाएगा? आपने नोटिस किया होगा कि गमले में क्या होता है? पौधा लगा होता है, प्लांट होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। अब पौधे कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? किस चीज में सर्वाइव कर रहे हैं? गमले में कर रहे हैं, पर लेकिन सराउंडिंग में क्या होती है? मिट्टी होती है, मिट्टी, ठीक है। तो सॉइल होती है, और सॉइल क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? तो गमला एक वो एग्जाम्पल हुआ, फ्लावर पॉट या अर्थन पॉट एक वो एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है जिसमें बायोटिक चीजें भी हैं और अबायोटिक भी हैं। सॉइल में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो कहने का मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें हैं इस एग्जाम्पल में, और जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें होती हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट को, उस पर्टिकुलर जोन को हम क्या बोलते हैं? एक इकोसिस्टम। छोटा हो बड़ा हो ये एक अलग बात है। क्लियर हुआ? तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं, यह बात आपको क्लियर हो गई। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या है, यह भी आपको पता चल गया है। क्लियर? अब इसी टॉपिक में एक छोटी सी चीज आपको और मालूम होनी चाहिए कि इकोसिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। इकोसिस्टम को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम टाइम के आधार पे परमानेंट इकोसिस्टम और टेम्परेरी इकोसिस्टम। जब आप बात करते हैं परमानेंट इकोसिस्टम की, तो वहां पर एग्जांपल आएगा सी, समुद्र। क्या ऐसा होता है सोमवार मंगलवार बुधवार समुद्र है और आपका मन नहीं किया, थर्सडे को खत्म कर दिया उसको? ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है भाई, वो समुद्र है, कोई बाउल का पानी नहीं है, एक ग्लास वाटर नहीं है वो, ठीक है। अनकंट्रोल्ड एक मैसिव क्वांटिटी में वहां पर वाटर प्रेजेंट है, तो उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट इकोसिस्टम हुआ। अब उसको इकोसिस्टम क्यों कह रहे हैं समुद्र को? क्योंकि उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें प्रेजेंट है।
इसीलिए। क्लियर? तो इकोसिस्टम को कई प्रकार से बांटा जाता है। किस चीज के बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं? टाइम के बेस पर। ठीक है, तो टाइम के बेस पर इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, परमानेंट इकोसिस्टम और टेम्परेरी इकोसिस्टम। अब परमानेंट इकोसिस्टम में हमने एग्जांपल के लिया समुद्र, सी, कोई रिवर ले सकते हैं आप एग्जांपल में, ठीक है, जो टिका हुआ है ना, परमानेंट। टेम्परेरी इकोसिस्टम क्या है? किचन गार्डन ले लीजिए आप, घर में कोई बगीचा है, आपका मन नहीं कर रहा है या आप कुछ और घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है या आप उस चीज को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपने उसको कवर कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है? टेम्परेरी इकोसिस्टम है। तो परमानेंट इकोसिस्टम और टेम्परेरी इकोसिस्टम, ये दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टाइम ड्यूरेशन के आधार पर, समय अंतराल के आधार पर। क्लियर? तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप हुआ इकोसिस्टम का। अब इसमें एक और टाइप भी होता है इकोसिस्टम का, लार्ज इकोसिस्टम और स्मॉल इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं यहां पर, साइज के बेस पर भी दो टाइप का इकोसिस्टम होता है, लार्ज और स्मॉल। सीधे देखिए, तो लार्ज इकोसिस्टम और स्मॉल इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम सोचिए एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है या फॉरेस्ट होता है? फॉरेस्ट होता है भाई, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको फॉरेस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कहीं पर आपने 4 पौधे लगा दिए उसको फॉरेस्ट बोल देंगे, नहीं ना। अब फॉरेस्ट को इकोसिस्टम क्यों कह रहे हैं? लिविंग चीजें भी हैं उसमें, प्लांट, एनिमल्स, ये सब होते ही हैं, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल्स, साल्ट्स वगैरह, ये सब चीजें पाई जाती हैं। क्लियर? तो लार्ज इकोसिस्टम का एग्जांपल समझ में आ गया आपको, याद रखेंगे, फॉरेस्ट। स्मॉल इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? फिर से आप सीधा सा ले सकते हैं एग्जांपल, गमला, फ्लावर पॉट, ठीक है, तो गमला आप एग्जांपल में ले सकते हैं, फ्लावर पॉट लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल इकोसिस्टम, छोटा इकोसिस्टम है। आप चाहें तो उसको ओवरकम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि भाई इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको एक और बात स्टार्टिंग में बोली थी, इकोसिस्टम के टाइप्स में अगर आपने लिखा बायोटिक और अबायोटिक तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं, पर आपको उसे नोट करना होगा। क्लियर? और वीडियो को पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि भाई ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए इस चैप्टर में, जो क्लास 10 साइंस का आवर एनवायरनमेंट चैप्टर हम सिंगल वीडियो में फुल चैप्टर कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है 1 शॉर्ट वीडियो। और प्लीज अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अगर थोड़ा कम पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तक जो हमने डिटेल समझी है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं? इकोसिस्टम, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? तो ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इकोसिस्टम प्राकृतिक, नेचुरल इकोसिस्टम, और एक मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड मतलब जो ह्यूमन ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर या अपनी नीड के आधार पर तैयार किया हुआ है। तो सोचिए, क्या किचन गार्डन आ सकता है इसमें? फ्लावर पॉट आ सकता है, जिसको हम गमला बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी जैसे घर में आप एक बगीचा सा बना लेते हैं तो वो सब किस में आएगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, ठीक है। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? जैसे बहुत बड़े बड़े आपने जंगल सुने हैं, है ना, समुद्र सुना है, ठीक है, रिवर सुनी है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, हमने नहीं बनाया है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल पैटर्न पर बेस्ड नहीं है। क्लियर? तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब मैन मेड इकोसिस्टम, ये चीज भी आपको याद रखनी है, और इनके एग्जाम्पल भी। क्लियर? तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाता है यहां पे, ठीक। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? वेस्ट। वेस्ट देखिए मतलब अनयूजेबल सब्सटेंस, अनयूजेबल मटेरियल, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। लेकिन वेस्ट को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल या ऐसा अनयूजफुल सब्सटेंस जो माइक्रोब्स के एक्शन के आधार पर डिग्रेड हो जाता है,
उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा गया है। क्लियर? जैसे कि पेपर, ठीक है, वेजिटेबल मटेरियल, इस तरह का जितना भी मटेरियल होता है वो सभी बायोडिग्रेडेबल लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब ऐसा वेस्ट जो माइक्रोबियल एक्शन के बेसिस पर सिंप्लीफाई हो जाता है, हमारे वातावरण को या हमें ह्यूमन को या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल है, जो वेस्ट है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल होगा ना तो माइक्रोब्स उस पर एक्शन करेंगे और उसको बहुत ही फाइन सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी पर या अदर एनिमल्स पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस काम को कर पाते हैं? तो उसमें बेसिकली जो आपको नाम याद रखने हैं एग्जाम्पल के तौर पर वो है फंगस, फंजाई बोल सकते हैं आप, बैक्टीरियास बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज वेस्ट which can be simplified by the action of microorganism। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है या वो अनयूजफुल सब्सटेंस होता है जो माइक्रोब के एक्शन के आधार पर सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लास्टिक, रबर, एटसेट्रा। इसलिए साइंस के आधार पर कहा जाता है कि आप प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल ना करें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल लिस्ट में आता है, या अगर आपको जरूरत है तो कम से कम यूज करें। ठीक है, जिससे कि हमारा वातावरण और जो हमारी पृथ्वी पर लाइफ है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर वो बनी रह सके। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये टॉपिक्स भी आपको क्लियर हुए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ये क्या चीजें हैं? प्रोड्यूसर उनको कहा जाता है जो किसी मटेरियल को तैयार कर रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर कह रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मटेरियल। आपने फोटोसिंथेसिस नाम सुना है ना? फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। अब हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो फ्रूट्स लाते हैं, वो सब कहाँ से आता है? वो प्लांट का ही तो मटेरियल है। ठीक है, तो पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है कुछ चीज़ों की मदद से। ठीक है, और फाइनली उनमें क्या तैयार होता है? फूड मटेरियल तैयार हो जाता है। तो वो एक ऐसा सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ों की कटाई पर इसलिए बैन भी लगाया जाता है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। ठीक है, जो एक लॉजिकल पॉइंट भी है, क्योंकि आप उन पौधों को काट रहे हो जो हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं, तो एक बहुत गलत चीज़ है। हाँ, ऐसे पौधे जो सूख चुके हैं तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोड्यूसर आपको क्लियर हुआ। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? पेड़ पौधे इस लिस्ट में कंसिडर किए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर द बेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, जो क्या करते हैं? फूड को तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर मतलब जो उस मटेरियल को खा रहा है, उस मटेरियल का इनटेक कर रहा है। खुद ह्यूमन, एनिमल्स किस में आएंगे? कंज्यूमर में आते हैं। चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, या टर्शियरी हो, या एक्सवाइजेड जो भी। ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे फूड चेन के टॉपिक में। क्लियर हुआ आपको? तो कंज्यूमर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी मटेरियल का प्रोड्यूसर के द्वारा जो बनाया गया पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं। चाहे वो शाकाहारी हो, हार्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स, या जो भी एक्सवाइजेड। क्लियर? तो कंज्यूमर्स को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स, शाकाहारी और मांसाहारी। भाई कोई डियर है, कोई हिरन है, वो घास खा रहा है तो कंज्यूमर तो है ना, भले ही शाकाहारी हो। अब मान लीजिए लॉयन है या किसी अदर एनिमल को कंज्यूम कर रहा है, पर कंज्यूमर तो है ना। तो इसीलिए कंज्यूमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स। क्लियर हुआ आपको? तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गए हैं। टिक लगा के चलते हैं जिससे कि थोड़ा हमें याद रहेगा कि हाँ भाई ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे आते हैं इसमें डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। देखिए, डिकम्पोजर्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो हमारे वातावरण को क्लीन करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
और इसमें एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स को एनवायरमेंट का क्लीनर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, है ना, ये जो टॉपिक समझ लेते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिससे कि वो मटेरियल आसानी से सॉइल में मिक्सअप वगैरह हो पाता है या लेस हार्मफुल बन जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर नाम आ रहा है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होता है, एक वो ऑर्गेनिज्म इस लिस्ट में कंसिडर किए जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंप्लीफाइड करने में मदद करते हैं। और ऐसे कौन है, माइक्रोब्स। कुछ फंजाई भी इस लिस्ट में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, तो ये टॉपिक्स भी हमारे क्लियर हुए। अब हम चलते हैं आगे, और वो टॉपिक क्या है, फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे फूड चेन। फूड चेन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी, एक छोटा सा एग्जांपल लेना होगा। ठीक है, उस एग्जांपल के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि एनर्जी फ्लो, फूड चेन और फूड वेब, ये तीनों ही टॉपिक आपको उस सिंगल एग्जांपल से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए फूड चेन क्या है, अब क्या है वो एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं। सनलाइट, सन से सोलर रेडिएशन आते हैं, है ना। मान लीजिए, वैसे तो एक कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं, मानकर चल रहे हैं कि 10,000 जूल एनर्जी आ रही है, एक एग्जांपल के तौर पर। तो जितनी भी एनर्जी आ रही है, जिसको हमने कितना लिया वैल्यू के हिसाब से 10,000 जूल, उसका सिर्फ 1% प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, बाकी सब एनवायरमेंट लॉस हो जाता है। तो 1%, अब 10,000 जूल का अगर आप 1% निकालते हैं तो कितना आता है, 100 जूल। तो सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं उसका सिर्फ 1% भाग पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और वो 1% कितना होगा, 100 जूल। तो प्लांट के पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, जब प्लांट के पास एनर्जी आ जाएगी, दैट्स मीन सोलर रेडिएशन है ना, सोलर एनर्जी, तो उसके इस्तेमाल से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स की बॉडी में कंप्लीट हो जाता है, प्लांट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है प्लांट में, वो क्या होता है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस वगैरह वो भी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस तो सुना ही आप सबने। ठीक है, तो अब प्लांट के पास तो सिर्फ 1% एनर्जी पहुंची, और वो वैल्यू कितनी थी, 100 जूल। ठीक है, अब 100 जूल का आगे जो ट्रांसमिशन होगा, मान लेते हैं कि आसपास कोई बकरी वगैरह घूम रही थी, गोट या डियर या एक्सवाइजेड, कोई भी हर्बीवोर्स, है ना। तो कोई भी हर्बीवोर्स एनिमल, जैसे हम डियर ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल में, तो डियर आता है, हिरन आता है, वो क्या करेगा, पौधे के लीफी पार्ट को कंज्यूम कर रहा है, घास वगैरह खा रहा है। ठीक है, तो अब प्लांट के पास तो 100 जूल एनर्जी है, लेकिन अब डियर के पास, उस हिरन में, उस हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म में कितनी एनर्जी पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 10% के नियम के आधार पर, 10% लॉ के बेसिस पर। तो अब आप 100 जूल एनर्जी का 10% निकालिए, कितना बचेगा, 10 जूल। ठीक है, अब हिरन में, उस डियर में, जो हर्बीवोर्स हम कह रहे हैं या प्राइमरी कंज्यूमर है जो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कितनी एनर्जी है वहां पर, 10 जूल एनर्जी है। तो पहले स्टेप पर तो 1%, अब प्लांट्स से हर्बीवोर्स जो फर्स्ट कंज्यूमर है, वहां पर कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, 10%, 10%। ठीक है, तो कितना आ गया डियर के अंदर एनर्जी पार्ट, 10 जूल। अब डियर को, उस हिरन को जो ऑर्गेनिज्म खाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कार्निवोर्स होगा, मान लेते हैं लॉयन, कोई लॉयन आसपास घूम रहा था, उसने अपना हाथ साफ कर दिया और उस हिरन को खा लिया। अब उस लॉयन में कितने परसेंट के बेस पे ट्रांसमिशन होगा, फिर से 10%। तो जब हिरन में, उस डियर के अंदर, उस हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 जूल एनर्जी थी, और आगे फिर से हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सोचिए, 1 जूल। तो लॉयन के अंदर 1 जूल एनर्जी है। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, मैं इस चीज को भी डायग्रामेटिक भी समझाऊंगा आपको, पर थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ के चलिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहे थे, वो हमने 10,000 जूल एनर्जी का एग्जांपल लिया। तो 10,000 जूल एनर्जी आ रही है सन से, ग्रास पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए ग्रास है ना, तो ग्रास सिर्फ 1%,
तो 1% निकालेंगे आप 10,000 जूल का तो कितना आएगा 100 जूल। तो घास में कितनी एनर्जी है 100 जूल एनर्जी है। इस घास को जब कोई हिरण खाएगा, ये ऐसे खा रहा है इसको, ठीक है, तो इस डियर के अंदर, इस हिरण के अंदर कितनी एनर्जी पहुंचेगी, उसके लिए नियम होता है 10% का। तो 100 जूल का आप 10% निकालेंगे तो 10 जूल। अब इस हिरण को, मान लीजिए हिरण इसको कंज्यूम कर रहा है कोई लॉयन, तो यहां पे भी 10% के नियम के आधार पे ट्रांसमिशन होगा एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब 10 जूल एनर्जी थी, अब इसके पास कितनी होगी, ये क्या है लॉयन है, ठीक है, तो इस लॉयन के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 जूल, ठीक है। तो 100 जूल, 10 जूल और 1 जूल। क्लियर। तो एनर्जी लगातार घटती जा रही है और यही क्या है एनर्जी फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी और साथ में फूड चेन भी यही है ना। बेस्ट एग्जांपल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस एक एग्जांपल से हमें बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। एनर्जी फ्लो वो भी क्लियर हो गया है, फूड चेन वो भी पता चल गया है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है ये चीज भी पता चल गया है, और 1% कहां पर है, 10% कहां पर है, वैल्यूज के आधार पे ये भी बात हमें पता चल गई है। क्लियर। फूड चेन में 3 से 4 स्टेप होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा स्टेप नहीं होते क्योंकि आगे जाकर तो एनर्जी वैसी आप सोचिए ना घटती जा रही है। क्लियर। तो लास्ट वाले जो टॉप कार्निवोर्स होगा उसको तो बहुत सारा मटेरियल खाना पड़ेगा तब जाके कुछ एनर्जी मिलेगी, इसलिए कहते हैं प्राकृतिक चीजों पर डिपेंड रहिए, ठीक है। चलिए खैर वो तो अपनी अपनी थिंकिंग है, पर आगे चलते हैं। तो हमें जो टॉपिक क्लियर हुआ वो कौन सा, इकोस, तो एनर्जी फ्लो ये भी क्लियर हो गया है, फूड चेन ये भी हमें पता चल गया है। अब लेते हैं फूड वेब क्या है, ये नहीं आ पाया है ना, ये भी आ चुका है। देखिए फूड वेब मतलब खाद्य जाल। फूड वेब का मतलब होता है इंटरलिंकिंग सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट रहती हैं, रेंडमली कनेक्ट रहती हैं, सेकंड स्टेप 4 से कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ वाला स्टेप 3rd से कनेक्ट हो रहा है, थर्ड वाला 6 से कनेक्ट हो रहा है, 6 वाला 1st से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे जो पूरा एक जाल जनरेट होता है ना, पूरा जो वेब जनरेट होता है, इसी को फूड वेब कहा जाता है। और वास्तविकता यही है और सच्चाई यही है कि फूड वेब रियलिटी है। कोई ऐसे फिक्स होता है क्या कि भाई इस घास को तो ये हिरण खाएगा, वो बकरी कह रही है भाई मैं क्या खाऊंगी, उसके लिए अलग घास, ऐसा नहीं होता ना। तो हर एक चीज के लिए बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, इसीलिए फूड चेन एक कॉन्सेप्ट है जो समझाने के लिए बताई जाती है ताकि थोड़ा सीक्वेंस पता चल सके, लेकिन रियलिटी क्या है वो फूड वेब पैटर्न है, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो ये चीज आपको, ये डिफाइन भी आपको नोट कर लेना है, ठीक। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं कि भाई हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है, सही। अब एक बार छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा ये तीनों चीजें क्लियर रहेंगी, है ना। आप भी उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो जाएगा इससे, बाकी आपने समझ तो लिया ही है पर फिर भी थोड़ा सा डायग्रामेटिक मालूम होना चाहिए। ये सन से सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, उसका सिर्फ 1%, वैल्यू कितनी हमने कंसिडर की है 10,000 जूल, ठीक है। तो उसका हमने 1% कैलकुलेट किया तो कितना आया 100 जूल। तो प्लांट के पास सिर्फ 100 जूल। आगे प्लांट को जो भी कंज्यूम कर रहा है ना, मान लीजिए गोट कंज्यूम कर रही है प्लांट को, या डियर, या कोई भी XYZ, कोई भी हर्बीवोर्स, है ना, तो उसमें जो ट्रांसमिशन होगा एनर्जी का वो किस रूल के आधार पर होगा 10%। इसलिए इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी या एनर्जी फ्लो मैकेनिज्म, ठीक है। तो गोट के पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, इस 100 जूल का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 जूल। फिर आगे ट्रांसमिशन होगा वो भी इसी तरीके से होगा, तो वहां पर सिर्फ 1 जूल। इसीलिए टॉप कार्निवोर्स जो होता है उसको ज्यादा मटेरियल का कंजम्पशन करना होता है जिससे कि उसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल सके, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो अब हमने इस एग्जांपल के जरिए एनर्जी फ्लो मैकेनिज्म, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, साथ में फूड चेन और फूड वेब, ये सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। अब जो हमारा टॉपिक बचता है वो क्या है,
इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। और इसी से जुड़ता है लास्ट टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई सब कुछ ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से तो हो ही रहा है। सेलेक्टेड व्यक्तियों की वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता जा रहा है, वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, पोल्यूशन का टॉपिक तो खैर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, पर मेन चीज जो यहाँ पर जिक्र किया जाता है वो है CFC और BFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और साथ में ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये भी थोड़ा सुनने में आ जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। होता क्या है कि ग्राउंड सरफेस पर जैसे हम फ्रिज या AC वगैरह का जो यूज करते हैं, हालांकि कंपनी ने अब तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिया है ताकि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, या CFC वगैरह को लेकर काफी कंट्रोल भी किया है। तो ये जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन क्या करता है, ये जो क्लोरीन गैस होती है, ये क्लोरीन स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट में एंटर करने के बाद और उस पार्ट में जो प्रोसेस चल रहा होता है, बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा होता है ओजोन फॉर्मेशन का। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल O प्लस O2 के मिलने से क्या बनता है, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में O3 बनता है, जिसको हम ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और ये ओजोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, रिवर्स प्रोसेस भी होता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गैस O3 बनता है यूवी रेस की प्रेजेंस में, और ये ओजोन मॉलिक्यूल टूटते हैं। ठीक है, और वापस से क्या बना देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन गैस। तो ऐसे ये बनता रहता है, टूटते रहता है, ये सब प्रोसेस चलता है बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस फॉर्म में। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन बीच में जाकर गड़बड़ कर देता है। और वो गड़बड़ क्या कर देता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो बेचारा अकेला ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, तो ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस डाउन पड़ जाता है। तो ये बैलेंस जो था ना, वो डिस्टर्ब कर दिया, किसने, क्लोरीन गैस ने। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरीन का पार्ट होगा वहां पर उतना ही हमारा जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वो सब ट्रैक डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंसिंग जो है अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक जनरेट होता है। हालांकि पहले के समय हालांकि पहले के टाइम के हिसाब से तो काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी ये समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो खैर इफेक्ट क्या हुआ ह्यूमन एक्टिविटी का वो आपने समझ लिया। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस वजह से होता है और कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, रिएक्शंस क्या हैं, वो भी आपने क्लियर कर ली हैं। इसको भी मार्क कर लेते हैं और आप एक फाइनल स्क्रीनशॉट फिर से ले लेना, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, और प्लीज याद रखिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है हर तरीके से, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और क्या बचा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो का, एक अच्छी वीडियो का कंटेंट आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।